ठीक, देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की क्वेश्चंस के साथ में। ये एक रिवीजन वीडियो है और वन शॉट में लगभग आधे से ज्यादा खत्म कर देंगे। बायोलॉजी बाय सैयद हसन यूनिवर्सिटी मेरे चैनल का नाम, और यहाँ आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। और पहले क्वेश्चन से ही शुरू करें। देख यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देख The term biodiversity was given by, किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया है, कौन से साइंटिस्ट थे? देखिए पहले साइंटिस्ट पाउल एनरिक थे जिन्होंने ये दिया। ठीक है, पाउल एनरिक कितने थे देख लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा होगा। इसके बाद आता है वेरिएशंस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स रिजर्पिन इन द मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया वोमिटोरिया। आपने रॉल्फिया वोमिटोरिया का नाम सुना होगा, इसके ऊपर की बात आती है। डिफरेंट हिमालयन रेंज में व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट इंडिकेट? एडवर्ड विल्सन ने तो दिया है ये, है ना? ये कौन सी डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके आंसर्स। आंसर है फर्स्ट का सी, एडवर्ड विल्सन, पाउल एनरिक नहीं है, एडवर्ड विल्सन है। और दूसरा बी, दूसरे का है बी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस एक साथ चलते रहेंगे। और अब एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से दिया हुआ है देखिए, जो एनसीईआरटी है उसमें आपकी एनसीईआरटी में दिया है बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट। सबसे पहले अगर आप कहें कि साहब किसने पॉपुलराइज किया था तो एडवर्ड विल्सन है, लेकिन वो थे क्या? आप क्वेश्चन यहां से भी तो उठ सकता है। तो सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी लाइन हमने यहाँ पे फॉर्म कर दी, मेंशन कर दी है कि आप यहाँ पे देख लीजिए किस लेवल के ऊपर इन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन को बनाया है। अगला जो था उन्होंने कहा जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है? अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। The genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan range might be in terms of the potency। किसके बारे में बात करी इन्होंने? इन्होंने कहा जो इसके अंदर एक केमिकल है, एक्टिव केमिकल, जिसका नाम है रेजनपीन, और रेजनपीन की पोटेंसी और उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर बात करी कि उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन हिमालयन रेंज में मिलने वाले रॉल्फिया वोमिटोरिया के अंदर जो रेजनपीन मिल रहा है उसकी पोटेंसी और उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके की होती है। इसे क्या कहते हैं? स्पीशीज सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी। और यहां पे आपने कहा कितने तरीके की डाइवर्सिटी होती है? तीन तरीके की, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। ठीक है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। तेजी से आएंगे। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। ठीक है, आ जाते हैं आगे। ये याद करने वाली चीजें हैं, तेजी से इसे याद भी करते रहिएगा जिन पॉइंट्स को हम यहां हाईलाइट करें। आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कहते हैं वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियंस स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट? स्पीशीज। तो इसे कहते हैं, आपकी डाइवर्सिटी कौन सी है? आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट? तो ये आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, आंसर्स में फर्स्ट का ए एंड 6 का बी, और यहाँ है 3 और 4, यहाँ वो 3 4 है, ए और बी है। ठीक है, 3 4 की क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं, यहाँ एक नाम आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस के लाइन, स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल। स्पीशीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी होगी तो इसे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से ज्यादा होती है। ठीक, एम्फीबियंस की। अब आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया, इकोसिस्टम लेवल पे इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, इंडिया में क्या है? डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं और वेटलैंड्स हैं, हिस्टरीज हैं। ठीक है, अल्पाइन मीडोज हैं, हैज ग्रेटर इकोसिस्टम। यहां पे बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है इंडिया में।
किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होता है? नोट में हमने याद आ दिया, स्कैंडिनेविया इज अ सब रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्थ यूरोप का आपका एक सब रीजन है जिसे हम स्कैंडिनेविया के नाम से जानते हैं, विद स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पीपल। तो जो वहाँ के अलग अलग लोग हैं उनमें अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं, उसकी भाषाएं अलग अलग हैं, और उसमें मेनली 3 रखे गए हैं आपके देश, जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया। उनमें से एक नॉर्वे को कंपेयर कर दिया है इंडिया से। क्लियर हो गई? ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं और क्या कंपेयर किया गया है, एक बार फिर से बता दें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होते हैं वो आपके देखिए यूरोप में लगभग 50 कंट्रीज को मिला के यूरोप बना, उसमें से मेन 3 को रखा गया है स्कैंडिनेवियन कंट्री में कहा गया है, जो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इनके अंदर इनमें इसलिए रखा गया, इसमें वेरिएशन बहुत है, इसमें लैंग्वेज बहुत है, इसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनके कल्चर्स अलग अलग है, इसलिए ये स्कैंडिनेवियन कंट्री अलग से बना दिए गए कि साहब ये इन्हें हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहेंगे, किसके? नॉर्थ यूरोप के। क्लियर? और उसके एक कंट्री से हमने कंपेयर कर दिया किसको? अपने इंडिया को। तो इंडिया में देखा गया कि डाइवर्सिटीज इकोसिस्टम की ज्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्वे। क्लियर? ये बात एनसीईआरटी कहना चाह रही थी। क्लियर हो गई बात? देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप एक करेक्ट सीक्वेंस जरा बताएंगे यहां पे। द करेक्ट हायरार्कियल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम हायर टू लोअर। यहां पे आपको बात कर रहे हैं किसकी? हायर से लोअर की, ना कि लोअर से हायर की। आपने लोअर से हायर बता दिया, क्या बताया आपने? जेनेटिक लेवल, फिर स्पीशीज लेवल और फिर इकोलॉजिकल लेवल। लेकिन यहाँ हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलेंगे तो पहले कौन सा आएगा? इकोलॉजिकल, फिर जेनेटिक, फिर स्पीशीज और फिर जेनेटिक। तो कौन सा जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। इस इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी और फिर आ जाएगा सबसे पहले नीचे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये सबसे पहले आपकी कम्युनिटी आती है, उसके बाद स्पीशीज बनती है और उसमें होते हैं जीन्स। क्लियर हो गई बात? कम्युनिटी पहले आएगी, फिर स्पीशीज आएंगी और फिर उसमें आ जाएंगे आपके जीन्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बताइए जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स इन डिफरेंट स्पीशीज, existence of genetically different strains or variety of the same species, presence of different species in an ecosystem, या both A and B? B होगा। देखिए प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स इन डिफरेंट स्पीशीज, यानी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग जीन है, तो उसे हम तोड़ के एक ही स्पीशीज के अंदर बहुत सारे जीन, रॉल्फिया वोमिटोरिया एक ही स्पीशीज थी, उसमें रेजरपीन के लिए अलग अलग प्रकार के जीन थे, इसकी वजह से उसकी पोटेंसी और उसमें केमिकल का कंटेंट अलग अलग निकल रहा था। ठीक है, इसलिए ये क्या जाएगा? बी वाला सही जाएगा, पहला वाला कोई सही नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। अरे अगर ये स्पीशीज एन इकोसिस्टम है तो इसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे या जेनेटिक स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे अभी आपको बताया 50,000 जो है वो राइस की वेराइटीज हैं, मैंगो की 1,000 वेराइटी हैं, यानी मैंगो की अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ढेर सारे उसमें डिफरेंट स्पीशीज हैं एक ही इकोसिस्टम की, तो उसे हम क्या कह देंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? एक ही स्पीशीज के अंदर कई जीन्स का मिलना, इसलिए हो जाएगा सेकंड। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग अरेंजमेंट इज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। आपको डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी बताना है मैमल्स की, फिशेस की और रेप्टाइल्स की। वो जो चार्ट आपने पाई चार्ट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि कितना मैमल है, कितने फिशेस हैं और कितने रेप्टाइल्स हैं। डी होगा। इसका आंसर जा रहा है डी। क्लियर है? फिश, फिर रेप्टाइल और फिर मैमल्स। क्लियर है? आप इस चार्ट को देख सकते हैं। yes, यही आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करिए, सारी चीजें यही हम लोगों ने करी। देख यहाँ चार्ट आपको दिख रहा है, आप यहाँ से तीनों चार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर इसको देखें तो इनवर्टिब्रेट्स के लिए यहाँ चार्ट दिया, इनवर्टिब्रेट्स में आपने इंसेक्ट्स कह दिए, फिर आ जाते हैं
मोलस्का, फिर क्रस्टेशियंस और फिर अदर एनिमल्स। अभी इसके ऊपर क्योंकि एक और क्वेश्चन है, फिशेस आ जाएगी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके मैमल्स। प्लांट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे फंजाई और एंजियोस्पर्म बराबर बराबर, फिर आ जाएगा एल्गी, फिर आ जाएंगे लाइकेंस, मॉसेस, पहले मॉसेस फिर लाइकेंस और फिर फर्न्स या उनके जैसे और। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? आइए इस चार्ट को दिमाग में रखेंगे हम लोग, और हम लोग अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये फॉलोइंग अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिक्रीजिंग बायोडायवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए, एंजियोस्पर्म, फंजाई, टेरिडोफाइट्स और एल्गी। जो टेरिडोफाइट है उन्हीं को हमने चार्ट में फर्न कहा है। यस सर। ठीक है, तो अब आपको इनकी डिक्रीजिंग लेवल पे चलना है, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बताइए कौन सा ऑर्डर सही होगा, ए, बी, सी या डी? एंजियोस्पर्म के लिए एन लिया है, फंजाई के लिए एफ लिया है, टेरिडोफाइट के लिए पी और एल्गी के लिए ए लिया है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आंसर, आपका आंसर है डी, फंजाई, फिर ये फिर ये फिर ये। कैसे सर? फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, फिर टेरिडोफाइट। आप कैसे की बात अगर करते हैं तो फिर से आते हैं एक बार पीछे, आप देख सकते हैं कौन सा आया पहले, फिर कौन सा। सबसे ज्यादा किस में आएंगे? फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, फिर फर्न्स और फिर पहले एल्गी आएंगे, फिर फर्न्स आएंगे। वही तो है, पहले एल्गी और फिर फर्न आया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये समझ गए तो नीट के और अपने सीबीएसई बोर्ड के तो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर ही सकते हैं, इसी लेवल के ऊपर चलेगा। आते हैं फिर से, मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ वाज मेड बाय, किसने करा था? सर डेविड टिलमैन। ये जो एस्टीमेट लगाया था रॉबर्ट मे ने करा था, पॉल एल्ड्रिन ने किया था, डेविड टिलमैन ने किया था, या दोनों ने कर दिया था? रॉबर्ट मे ने करा। रॉबर्ट मे का था। आप याद करिए कि कितनी स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर और कितनी इंडिया में है, ये इसके ऊपर पूरी आपकी हेडिंग है। अभी हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे। 7 मिलियन बताया। फिर इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया रॉबर्ट मे ने कितनी मिलियन है स्पीशीज? 7 मिलियन है। एनसीईआरटी का पॉइंट है। आइए पकड़ लेते हैं इसको, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन पहले यहां देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। Which of the following statement regarding the estimates of number of species found on Earth is not correct? बताइए। एक मिनट, आ जाओ तो पहले इधर ही आ जाओ, पहले एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट दिए। मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे, किसने दिया था? आपको भी बता दिया, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर अभी। रॉबर्ट मे ने सबसे ज्यादा बढ़िया दिया एस्टिमेट, और क्या कहा उन्होंने? कहा द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। कितनी है? 7 मिलियन। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि 70% के करीब तो तुम्हारी जो स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं? एनिमल्स। उनमें प्लांट्स जो होते हैं वो कितने हैं? 22%। ठीक है, प्लांट कितने हैं? 22% है। और प्लांट्स में किसको इंक्लूड किया गया? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो और एंजियो। टेरिडो यहां काउंट नहीं किए गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम एनिमल्स की यही बात करी जाए, जो एनिमल्स के ऊपर हमने बात करती, तो अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो 10 अगर आप एनिमल पकड़ोगे तो उनमें 7 कौन होंगे? इंसेक्ट्स होंगे। ये बातें याद आई? आ गई याद? आइए फिर अब क्वेश्चन अब करते हैं। अब वापस आते हैं इसके ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे थे। देखिए यहां आ गया, किसने करी थी? रॉबर्ट मे ने करी थी। कितनी थी? 7 मिलियन थी। आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, और इसे पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। बी होगा। Total number of species present in Earth are considered to be about 7 million as estimated by Robert May. बिल्कुल सही है। सही बात है। सर ये बी वाला हाँ सर, बी वाला गलत है क्योंकि एनिमल्स नहीं है सर। हाँ 70% क्या है? एनिमल्स होते हैं। इन्होंने क्या कह दिया है? प्लांट्स। इन्होंने कह दिया 70% जो है वो
प्लांट्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात कह दी। अभी तो आपको बताया एनिमल होते हैं, ठीक है, तो बी इसका गलत हो जाएगा। बाकी आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो आपको सब बता ही दिया है, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो 70% होते हैं, वही 10 में से 7 होंगे, और फिर नन ऑफ दिस आ गया। आते हैं आगे। अगला देखिए, अभी हम लोगों ने जो एक ग्राफ बनाए थे, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, आपको इसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, बताना। सर ए उसमें इंसेक्ट है, ए हो गया आपका इंसेक्ट, और सर बी B हो उसमें मॉलस्क है। बी मोलस्क हो गया, हाँ, ठीक है। चलिए, और क्या बताना है? तो आपको ये बताना, ऑप्शन बताना है कौन सा है। ए वाला है, सब बी वाला, ए वाला ही है। ए वाला। ए और ए इंसेक्ट हो गया, बी मोलस्क हो गया, यही आपकी नजर में ये हो गया। चलिए अगला, नीचे वाला ए फिश है, ए जो हो गई वो फिश हो गई, बी बी शायद सर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, और ए ये यहाँ एक और दिया हुआ है, बी बर्ड्स। सर वो तो नीचे लिखा हुआ है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिखा हुआ है, बी बर्ड्स है। सर बी वाला सही है। एम्फीबियंस लिखा हुआ है। तो बी क्या हो गई आपकी, बर्ड्स हो गई, और ए क्या हो गए, फिशेस। फिशेस हो गए। यानी आपका ए हो गया फिश और बी हो गई बर्ड, ये वाला जा रहा है। और यहाँ आपने पहला दे दिया, देखिए आंसर ये आपके करेक्ट हो गए, ठीक है। 12 का ए है और 13 का बी हो गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तेजी से, चलिए बताइए। अच्छा, इसको पहले पढ़ लेते हैं, एक मिनट, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सर केस बेस करवा दें। आपका यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एनसीईआरटी का जो पॉइंट है उसमें कह रहा है, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2%, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। इंडिया का जो वर्ल्ड के लेवल पे लैंड एरिया है वो कितना है, सिर्फ 2.4% है, लेकिन इसमें बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8.1% ये अपनी बायोडाइवर्सिटी अपने अंदर रखता है पूरे वर्ल्ड की। इसलिए इसे 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक कंट्री माना गया है, ठीक। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक इंडिया को रखा गया है। इसमें कहा गया कि नियरली 45,000 स्पीशीज जो है वो प्लांट्स की हैं, और इसकी ट्वाइस यानी कि 90,000 स्पीशीज किसकी हो गई, एनिमल्स की हो गई, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, ठीक, इंडिया से रिकॉर्ड करी गई। हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्चुअली बीइंग वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, अब कितनी स्पीशीज हैं जिन्हें डिस्कवर किया जाना बाकी है या वेट कर रही हैं। तो रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट किया जाए, रॉबर्ट मे ने कहा कि भाई अभी 7 मिलियन होती हैं, तो उसका अगर एस्टिमेट लिया जाए तो अप्लाइंग this proportion to India's diversity, estimate that there are probably कितनी 1 लाख प्लांट स्पीशीज अभी डिस्कवर की जाना बाकी हैं, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज अभी डिस्कवर की जाना बाकी हैं। ये तो हो गई आपकी बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाइए, बताइए सर डी। पहले का क्या होगा, डी। इंडिया कंस्टिट्यूट करता है लगभग 2.4 एरिया, और उसमें डाइवर्सिटी है 8.1%। क्लियर हो गया, सर इंडिया इज वन ऑफ द बी 12 में से एक है इंडिया मेगा डाइवर्सिटी। 45,000 अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज रिकॉर्डेड इन इंडिया कितने होंगे, 45,000 45,000 है, और और लगभग 81,000 ट्वाइस कह रहे हैं, तो लेकिन इन्होंने 90,000 कहना चाहिए था, लेकिन ट्वाइस है, चलो इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, ये क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं, पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम पैटर्न की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न के ऊपर। तो जो बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो 2 तरीके से लिया गया है। एक तो आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में बात करी गई है, और दूसरी बात करी गई है एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप की। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में इन्होंने जो बात करी, इन्होंने कहा कि आप जैसे जैसे अर्थ पे इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ोगे, अर्थ पे इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। यानी इक्वेटर के ऊपर आपका आता है ट्रॉपिकल रीजन, फिर आता है टेम्परेट रीजन, और फिर आता है पोलर रीजन। और कह रहे हैं ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होंगे, फिर टेम्परेट में आएंगे, और पोलर पे सबसे कम डाइवर्सिटी होगी। यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जितना बढ़ते जाओगे, बायोडाइवर्सिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसे के लिए यहाँ पे 3-4 उन्होंने बातें कही हैं कि साहब ये जो है यहाँ पे लगातार ये टाइम वेरिएशन के साथ में होता है, स्पेसिएशन इस टाइम से लिंक होता है, तो इसमें टाइम चेंज नहीं होता है, इसलिए स्पेसिएशन हो जाता है, आगे की तरफ से मेजर किया जा सकता है, और बहुत सारे यहाँ प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझाने के लिए हमने समझा दिया। इसे कहते हैं लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या होता है, पहले हम आपको ये भी बता दें। आप इक्वेटर, अपनी अर्थ में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से जितना ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ये कहलाता है
ऑल्टीट्यूड्स या लैटिट्यूड, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और आप अपनी जमीन यानी सी लेवल से आप जितना ऊपर जा रहे हो इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो सी लेवल से आप जितना समुद्र के तल से जितना ऊपर जा रहे हो यानी कि आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो एल्टीट्यूड है, और इक्वेटर से जितना ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो ये लैटिट्यूड है। अब यही बातें यहां एनसीईआरटी में दे दी हैं, आइए जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution for many groups of animals and plants. These are interesting pattern of biodiversity. तो there are interesting pattern है, क्या है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो घटने लगेगा। आइए देखिए, generally in general species diversity decreases as we move away from equator towards pole. पॉइंट पकड़िएगा, हम इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे डाइवर्सिटी उतनी उतनी घटेगी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन आ गया ट्रॉपिक्स, लैटिट्यूड रेंज 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, यानी कि आपने कहा यहाँ नॉर्थ रीजन है, यहाँ साउथ रीजन है, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। हार्बर मोर स्पीशीज, यहाँ बहुत सारी स्पीशीज को ये रखेगा। जैसे आपने कहा कोलंबिया जो कि है इक्वेटर के बिल्कुल करीब, उसमें 1400 स्पीशीज होती हैं बर्ड्स की, लेकिन आपका न्यूयॉर्क जो कि है 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ, उसमें कितनी स्पीशीज रह गई, 105 स्पीशीज रह गई बर्ड्स की। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री है और ऊपर की तरफ है, वहां कितनी रह गई, ओनली 56 स्पीशीज रह गई बर्ड्स की। लेकिन इंडिया जो कि इक्वेटर के थोड़ा करीब है, जिसका बहुत सारा एरिया इक्वेटर के पास में आता है, वहां कितनी स्पीशीज रह गई, इंडिया में हो गई 1200 स्पीशीज। क्लियर। तो अगर स्पीशीज की बात करी जाए बर्ड्स की, तो सबसे पहले कहां आया, सबसे पहले आ गया कोलंबिया, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क और फिर ग्रीनलैंड। ठीक है, समझ में आई, ये बर्ड्स की स्पीशीज का पूरा यहाँ पे एक दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा द फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन जैसे इक्वाडोर has up to 10 times many species of vascular plants, किसकी, vascular plants की 10 गुना ज्यादा स्पीशीज होंगी, कहां की, ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट की। ठीक है, जैसे इक्वाडोर। इन टेम्परेट रीजन किसके, जैसे टेम्परेट रीजन के कंपेयर में करा जाए तो मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, यूएसए के मिड वेस्ट को अगर इक्वाडोर से हम कंपेयर करें तो इक्वाडोर में 10 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वैस्कुलर प्लांट्स की। वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, टाइडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक और बात, एस्टिमेट सारे यहां पे हमने दे दिए एक साथ, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ पे अमेज़न के ऊपर, कुछ बातें कर लेते हैं। कहना साहब आपका जो अमेज़न है ये ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में, ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। मोर देन 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, 3,000 स्पीशीज की है, 1300 स्पीशीज बर्ड्स की, 427 मैमल्स की हैं, 427 एम्फीबियंस की है, 378 रेप्टाइल्स हैं एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, कहां की बात हो रही है, अमेज़न की, जो कहां है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में नहीं है, अमेरिका में। क्लियर। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट दीज रेन फॉरेस्ट माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज। क्या है यहाँ पे कितनी, 2 मिलियन स्पीशीज हो सकती है किसकी, इंसेक्ट्स की, जो अभी डिस्कवर्ड और नेम उनका देना बाकी है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रॉपिकल, इसमें इतना स्पेशल क्या है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव proposed various hypotheses, some important one are, सबसे पहली तो आपने कहा कि भाई साहब इक्वेटर के पास ही ग्रेटर डाइवर्सिटी क्यों है। अभी हम लोगों ने जैसे कि बात करी थी कि साहब इक्वेटर से पोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है, तो कह रहा है इक्वेटर पे इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों है। यहां बात हुई थी ना कि बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर से जैसे जैसे इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, तो ऐसा क्यों है कि पोल पे, इक्वेटर पे ज्यादा और पोल पे कम होती है, उस बात को यहां हम लोग अब देखेंगे ऐसा क्यों है का आंसर आ गया यहां। स्पेसिएशन जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, कह रहे हैं स्पेसिएशन क्या है,
टाइम का फंक्शन है। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, जहां ग्लेशिएशन हुआ है पास्ट में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड, ठीक है, रिमेन्ड Relatively. So remained relatively लिखा है। रिलेटिवली, Yes, sir. हाँ रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। कह रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बने रहे। ट्रॉपिकल्स जो टेम्परेट रीजन थे उनमें ग्लेशिएशन होने लगा और ट्रॉपिक्स जो थे वो ऐसे अनडिस्टर्ब रहे, ठीक। दस हैज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, उनके पास इवोल्यूशनरी टाइम बहुत ज्यादा था स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन में। दूसरा आता है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है टेम्परेट से के अगर कंपैरिजन में कहा जाए तो वहां सीजनल चेंज कम हो रहा है, ठीक है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, और इस वजह से ये कांस्टेंट रहते हैं और प्रेडिक्टेबल रहते हैं। आगे अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी स्पीशीज आने वाली। देखो इसके ऊपर बोर्ड पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि इक्वेटर पे वाइड, तो आपको यही पॉइंट एग्जैक्ट कॉपी मारना होगा। तो अब याद रखिएगा बोर्ड में कितना कितना लिखना है, सिर्फ यही 3 पॉइंट आपको लिख देना है, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। लेस सीजनल है और प्रेडिक्टेबल है। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एंड लीड्स टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरी बात कह रहे हैं देयर इज मोर सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी ज्यादा होगी तो ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज्यादा होती है तो वहां क्या होगा, वहां प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां खाना पीना ज्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन से पहले कुछ और है क्या थ्योरी? नहीं, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो ये वाला ही है, कौन सा? होती है इक्वेटर। कह रहा बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती, देखिए आपको इनकरेक्ट बताना है। पहली बात क्या है, ध्यान रखिए, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज कर रही है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बात तो सही है। कह रहा है अमेज़न फॉरेस्ट हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये भी बात सही है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं एट हायर एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई। एल्टीट्यूड के ऊपर हाई हो जाएगी क्या? लो हो जाएगी। और कह रहे हैं नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो भाई कौन सा गलत हुआ? सी वाला। आइए ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट, रॉबर्ट मे ने जो ग्लोबल एस्टिमेट दिया, प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली कितने कितने होंगे? 1 लाख येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी कितने हैं? 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल के स्पीशीज अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। और इसी के साथ ये भी आपका हो गया। आगे आते हैं, आंसर 17 का हो गया सी और 18 का डी। यस, चल अब देखते हैं आगे। अगला देख लेते हैं 19वां। आइए 19 जनरल इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश Decrease. as one move from higher to low altitude, हाई से लो की तरफ आएंगे, इंक्रीज करेगी, ठीक है, पकड़ ली बात। देखिए ऐसे क्वेश्चन को घुमाएंगे वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये पहली बात है, ठीक है। फिर सोचना है कि आपने कहां से पढ़ी। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश द टुवर्ड्स एज वी मूव अवे फ्रॉम डैश टुवर्ड्स डैश। क्या हो रहा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस टुवर्ड्स एज वी मूव अवे फ्रॉम। डिक्रीजेस, ए वाला Yes. डिक्रीज होगी ये वाला है। इक्वेटर से पोल तक इंक्रीजेस होगी। अरे सर ये है इसको। ए है सर। ए। और 21वां क्वेश्चन ए डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर की है ना। ट्रॉपिक्स, देखिए ट्रॉपिक में 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ हैव डैश कंपेयर्ड टू टेम्परेट और पोलर रीजन स्पीशीज। मोर सबसे ज्यादा होगी ट्रॉपिकल्स में यार, है ना? ठीक, बिल्कुल सही। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपके हो गए उस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन लगाए। आइए आगे अगले क्वेश्चन देखिए। व्हिच आर द फॉलोइंग रीजंस फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर ट्रॉपिकल रीजन? देखिए आ गया। हां ठीक है, टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये भी रिजल्टिंग ये होगा, ऑल ऑफ दीस होगा। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। भाई साहब वही 3 पॉइंट लिख दिए इन्होंने, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया? क्लियर है? हां ऐसे नहीं पूरा पढ़ के देख रहा है। आगे देखिए अगला, यहां आ जाते हैं। देखिए
अब यहां से हम लोगों का शुरू हो जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। देखिए दो तरीके के पैटर्न थे बायोडायवर्सिटी के। पहला पैटर्न क्या था? पहला था लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और इसके लिए हमारे एक भाई साहब है, बहुत ही बढ़िया, अलेक्जेंडर वॉन हेबर्ट। ठीक है, उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हेबर्ट। ये जर्मन नेचुरलिस्ट हैं और जियोग्राफर हैं। कहते हैं कि भाई साहब आप लोग जितना लेवल में बढ़ोगे, एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, स्पीशीज रिचनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और इन्होंने एक ग्राफ खींचा स्पीशीज रिचनेस और एरिया के ऊपर। क्या कहते हैं? कहते हैं स्पीशीज रिचनेस यानी जो स्पीशीज है वो डिफरेंट टाइप की मिलने लगेगी जैसे जैसे आप एरिया को बड़ा करोगे। यानी आप शहरों से गांव की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलना शुरू हो जाएंगी। और गांव से जंगलों की तरफ बढ़ोगे तो और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जंगलों से अब तुम समुद्र में चले जाओगे तो स्पीशीज ज्यादा मिलेंगी। अब तुम दुनिया के बाहर थोड़ी चले जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? आपने कहा कि जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे स्पीशीज का एरिया, स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा S यानी स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू C A टू द पावर Z, जहां S क्या है? स्पीशीज रिचनेस है, A क्या है? एरिया है, Z क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और Y क्या है? C क्या है? Y इंटरसेप्ट है। अब इस चीज को इन्होंने लॉग टेबल में रखा। इसको किस में रखा? इन्होंने लॉग टेबल में रखा और लॉग में रख के इन्होंने एक फॉर्मूले को ड्राइव करा है। तो इसको लॉग में हम रखते हैं और आपको बताते हैं कि साहब फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए आपने कहा S, ठीक है, आपने क्या कह दिया? S इज इक्वल टू C A टू द पावर Z। ठीक, अब आपने इसको लॉग लगा लिया दोनों तरफ। लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A, ये होता है। ठीक है, लॉग अगर आप करते हो तो यही तो होता है, प्लस लग जाता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो यहां प्लस लग जाएगा और ये हो गया। अब क्या करा आपने? एक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ग्राफिकल ग्राफ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। आपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दिया तो log s इज इक्वल टू z log a प्लस log c। बोलिए, यहां आप m क्या करते थे? m होता था स्लोप। अब आप इसको कंपेयर करो, देखो z m की तरह है तो z क्या हो गया? ये स्लोप हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी कि अब अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ में रखें तो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस वाली इक्वेशन को आप रखे हुए थे, उस पर ये आ गई। अब इसको जब आप पीछे खींचेंगे तो ये y एक्सिस के ऊपर यहां कट करेगी। जहां कट करेगी इसे कह देते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कह देते हैं? y इंटरसेप्ट, जिसे आपने C से लिखा, ये आ गया C, y इंटरसेप्ट। और S को कहां रख रहे हैं आप? y एक्सिस के ऊपर। A को कहां रख रहे हैं आप? x एक्सिस के ऊपर। देखिए बिल्कुल क्लियर है, इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहां क्या रखेंगे आप? यहां रख देंगे आप A, एरिया, और यहां क्या रख देंगे आप? स्पीशीज रिचनेस। बोलिए, समझ में आई बात? हाँ आई। अब अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट की इक्वेशन जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसके ऊपर चलते हैं। देख, ये इक्वेशन दी हुई है, ये इन्होंने दे दिया। अब इसके ऊपर इन्होंने कहा कि अगर हम इस ग्राफ को खींचें तो ये कैसा जाएगा? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर भाई इसके स्ट्रेट लाइन जा रही है। हम लोगों ने प्रूव कर लिया ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? अब कह रहे हैं कि भाई c की वैल्यू और z की वैल्यू। z क्या है? स्लोप। z क्या होता है? स्लोप। यानी कि आप जितना y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इज कॉल्ड m। m जो होता है स्लोप होता है मैथमेटिक्स में। m y एक्सिस अपॉन x एक्सिस स्लोप होता है। तो y क्या हो गया? y हो गया स्पीशीज रिचनेस और एरिया। यानी कि स्पीशीज रिचनेस और एरिया जितना ज्यादा
बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? अगर ये स्लोप जितना ज्यादा इधर होगा, स्टीपर होगा, जितना ज्यादा स्टीपर होगा, कम एरिया ज्यादा स्पीशीज बढ़ेगी, यानी कम एरिया बढ़ेगा और स्पीशीज रिचनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। स्टीपर का मतलब ये होता है। आइए अब इनके कुछ वैल्यूज हैं जो एग्जैक्ट रहती हैं, उसके ऊपर चर्चा करें। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ जेड, जेड यानी कि स्लोप, जेड ये क्या है? स्लोप। स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1 to 0.2 आती है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप। कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, आप बर्ड्स ले लो, एनिमल्स ले लो, मैमल्स ले लो, कोई ले लो, कोई टेक्सोनॉमिक ग्रुप ले लो, उसके ये चेंज नहीं होगा, 0.1 से 0.2 रहेगा। और देयरफॉर इट इज द प्लांट्स, चाहे ये प्लांट हो ब्रिटेन के, बर्ड्स हो कैलिफोर्निया की, या मोलस्क हो न्यूयॉर्क स्टेट के, कोई मतलब नहीं है, सब में यही रहने वाला है। कब तक? जब तक ये एरिया छोटा है। एरिया बढ़ते ही इसका वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगी। हमने आपको बताया एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे रिचनेस स्पीशीज की उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है, बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग अ वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, you will find that the slope of the line is much steeper, उतना ज्यादा स्टीपर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 तक जाएगी। लेकिन इन्होंने खास एक दे दिया है फ्यूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए इसकी वैल्यू, और मैमल्स के लिए इसकी वैल्यू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी आती है? 1.15 आती है। याद हो गई? ये वैल्यूज याद हो गई? क्लियर है? आइए इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। वैल्यूज याद हो गई हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ग की इक्वेशन याद हो गई है। आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए बताइए, ए क्या होगा, बी क्या होगा? ए हो जाएगा s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, और बी क्या हो जाएगा? इसी को log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। मिला लो, कहां होगा z log a? ये a वाला जा रहा है ना? लो हो गया, क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं सर। नहीं। आ जाओ उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, यहां आ जाओ। देखो लॉगरिथमिक स्केल ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये आ गया है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर स्पीशीज रिचनेस 1 है, हाँ सर। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 से है, और एरिया। आजकल आप नीट में इस तरीके के क्वेश्चन बड़ा दे देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाले। तो लगाओ दिमाग, बताओ उसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 में क्या रखें? बस मैच करना है। बताइए। ये होगा। अरे आपको बताना है, एक होगा तो कैसे होगा ये आप बताएंगे। 26 बी आंसर जा रहा है इसका। हाँ बी। ठीक है, आंसर इसका बी जाएगा। 4 कौन सा है? 4 हो गया एरिया। 3 कौन सा है? सी। सी ये हो गया, ठीक है। सी वाई इंटरसेप्ट कौन होता है? सी होता है ना। लाइन जेड। लाइन क्या होगी? जेड। जेड हो जाएगी, ठीक है। रिचनेस एस। समझ में आ गई बात या नहीं? बोलिए। उससे मिलाना है उसको। हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल नीट में खूब आ रहा है। आंसर इसका बी जाएगा, वहां लिखा हुआ है। आई आ गया। fill in the blanks with the most appropriate option in species relationship value of z line in range of, कहां से कहां तक होती है? regardless of section, कोई भी relationship। 0.1 to 0.2। ठीक है, यस सर। क्लियर। अगला for फ्यूगीवोरस, लेकिन फ्यूगीवोरस के लिए कितनी आई थी? 1.15। Who confirmed that the communities with the more species tends to be more stable। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं हमारा टॉपिक बदल जाता है। आते हैं इसको पहले टॉपिक पे पढ़ लेते हैं। हमारे टॉपिक में आ जाते हैं भाई साहब इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए हमारे कुछ बड़े महान लोग हैं। पहले तो for many decades ecologists have believed that the communities with more species generally tend to be more stable। पहले ये सोचते थे कि बहुत सालों तक, decades मतलब कई सालों तक ये सोच रहे हैं कि
जितनी ज्यादा कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज, ज्यादा स्पीशीज होंगी, जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज ऑफ विद लेस स्पीशीज। कह रहा है जितनी कम स्पीशीज होंगी वो लेस स्टेबल होंगी, ज्यादा स्पीशीज होंगी तो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं किया। स्टेबल कम्युनिटी, अब स्टेबल कम्युनिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, किसको हम स्टेबल कहते ही हैं। A stable community should not show too much variation किसमें, in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance. जो occasional disturbance होते हैं जैसे नेचुरल भी हो सकता है, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, ये नेचुरल डिस्टर्बेंस हो गया, या मैन मेड गया उसने पूरी जुताई कर डाली, आग लगा दी फॉरेस्ट में, ठीक है, तो ये इस पे कोई प्रोडक्टिविटी में चेंज ना, बिल्कुल कांस्टेंट रहे, तब तो कहेंगे स्टेबल है। इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। कोई दूसरी बाहर से आ गई, गाय जो है वो पूरा चारा चल गई, जितना आपने लगाई थी खेती में बढ़िया से फसल वो पूरी गाय खा गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज ना आए, तब तो कहेंगे ये स्टेबल है। समझ में आई बात या नहीं। अब डेविड टिलमैन ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट डेविड टिलमैन ने किया था। किसने किया था, देखिए साइंटिस्ट के नाम याद रखना। अभी हम लोगों ने पहला नाम याद करा था एडवर्ड विल्सन का, जिन्होंने इकोसिस्टम का टर्म दिया था, पॉपुलराइज किया था। दूसरे साइंटिस्ट यहां आए हैं डेविड टिलमैन, जिन्होंने लॉन्ग टर्म एक इकोसिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग आउटडोर प्लॉट। और आउटडोर प्लॉट में इन्होंने देखा कि फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। जिसमें ज्यादा स्पीशीज थी उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आता था और टोटल बायोमास कांस्टेंट रहता था। ही आल्सो शोड दैट in his experiment increased diversity contribute to higher productivity। जितने ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ाओगे प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही बढ़ेगी। ये किसने बताया, डेविड टिलमैन। ठीक, आ जाते हैं अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन। Who confirmed that communities with more species tend to be more stable than those of less species? टिलमैन। समझ में आ गई बात या नहीं, सीधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इज दैट, स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टर क्या होना चाहिए बताइए, शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, है ना, मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस। दोनों बातें सही है। शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेडर्स बाय एलियन स्पीशीज, ये भी तो सही बात कह रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज गया। क्लियर। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, डोडो। अच्छा, इसके ऊपर पहले आ जाते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद आएंगे। अब इसके अलावा इन्होंने एक और बायोडायवर्सिटी में बात करी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, स्टैनफोर्ड के एक बढ़िया साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनालॉजी दी रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पाउल एनरिक। एडवर्ड विल्सन ने क्या करा, अभी टर्म दिया था, टिलमैन ने लॉन्ग टर्म अपने एक्सपेरिमेंट करे आउटडोर प्लॉट में, और पाउल एनरिक ने एक एनालॉगस दे दिया इकोसिस्टम को। किसके एनालॉजी बता दिया, इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन के एनालॉजी बताया। इन्होंने बताया कि जैसा इकोसिस्टम है वैसे ही हमारा एरोप्लेन भी चल रहा है। और इन्होंने क्या कहा कि जितना जितना इकोसिस्टम में से, अगर मान लीजिए कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ है और वो पैसेंजर अगर उतर रहा है, पैसेंजर को क्या, रिविट को क्या कह दिया, एक स्पीशीज। रिविट को किससे कंपेयर करा, स्पीशीज से। वोल्ट जो है आपके, उनको स्पीशीज बता दिया। इकोसिस्टम को किससे कंपेयर कर दिया, इकोसिस्टम को कंपेयर कर दिया आपके एरोप्लेन से। और जो विंग्स थे, विंग्स को कीस्टोन स्पीशीज से, जो मेन स्पीशीज है उससे। इन्होंने कहा कि साहब अगर कोई आदमी कोई पैसेंजर है और वो जहाज के ऊपर चल रहा है, यानी इकोसिस्टम जो है हमारा चल रहा है, और वो आदमी जहां जहां उतरते जाएं वो अपने अपने एक एक स्क्रू ले जाते हैं, उन्हें इजाजत है कि वो एक एक स्क्रू ले जा सकते हैं। तो रिविट एक एक ले जा रहे हैं, तो शुरुआत में तो इकोसिस्टम लड़खड़ाएगा नहीं अगर वो छोटे मोटे रिविट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने सबसे ज्यादा रिविट निकाल दिए तो फिर इकोसिस्टम लड़खड़ाने लगेगा। यानी स्पीशीज जितनी शुरू में, तो स्पीशीज अगर आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एकदम से बहुत ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई तो फिर इकोसिस्टम लड़खड़ाने लगेगा। और उन्होंने कहा यह भी डिपेंड करता है कि जो स्पीशीज यानी रिविट है वो कहां से निकल रहा है, जो रिविट है, जो स्क्रू है, वो कहां से निकल रहा है। अगर रिविट
विंग्स वाला निकाल लिया तो भाई साहब पूरा जहाज निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पूरा इकोसिस्टम लड़खड़ा जाएगा। इसको इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देख, इन्होंने एरोप्लेन को इकोसिस्टम से करा है और ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिविट्स। रिविट्स को किससे करा है? स्पीशीज से। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग, पॉपिंग मतलब निकालना, रिविट टू टेक होम, कह रहा घर ले जाएंगे, जिसका मतलब है कॉजिंग स्पीशीज टू बी एक्सटिंक्ट, स्पीशीज खत्म होती जा रही है। It may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem। जो फ्लाइट सेफ्टी है उसका मतलब क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग इकोसिस्टम की। शुरुआत में तो नहीं होगी, इनिशियल, बट एज मोर एंड मोर रिविट्स आर रिमूव, जितने ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज खत्म होती जाएंगी, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक, और इकोसिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा? डेंजरसली वीक होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर हो, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, विच रिविट इज रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल, ये भी बात ध्यान रखने वाली कि कौन सा रिविट निकाल रहे हैं। लॉस ऑफ रिविट्स ऑन द विंग्स, यानी की स्पीशीज, जो की स्पीशीज कौन सी होती है? जिनकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम संतुलित रहता है, जो मेन स्पीशीज होती है, जैसे शेर है वो की स्टोन स्पीशीज। अगर हमने वो वाले रिविट निकाल दिए, जैसे विंग्स, विंग्स को किससे कर दिया है? की स्पीशीज से। अभी क्वेश्चन आ रहा है, इज ऑब्वियसली मोर सीरियस थ्रेट to flight safety than loss of a few rivets on the seats, windows inside the plane। कह रहा है वो ज्यादा दिक्कत करेगा, कहां का? विंग वाला ज्यादा दिक्कत करेगा। अगर आप सीट के निकाल लो, विंडो के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने विंग का निकाल लिया तो फिर ज्यादा डेंजरसली हो जाएगी सिचुएशन। आते हैं आगे, यहां के ऊपर क्वेश्चन जो आएंगे अभी, ये अभी रशिया वशिया का ये आ रहा है, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में आएगा इसके ऊपर की थ्योरी। पहले यहां पे देख, बताइए मैच लगा, रिविट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी? पॉल एंड्रिक ने दी। लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किसने दिए थे? डेविड टिलमैन के थे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसकी थी? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? बहुत सिंपल था, लेकिन इसको घुमा के भी दे सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। इसको आपको मिलाना है। रिविट्स को किससे इन्होंने कंपेयर किया था? पाउल एंड्रिक ने। की स्पीशीज। रिविट्स जो थे वो स्पीशीज थे। एयरप्लेन को इकोसिस्टम से। पॉपिंग ऑफ रिविट ना एक्सटिंक्ट करना, निकाल देना, और रिविट्स ऑफ विंग की स्पीशीज, और फ्लाइट सेफ्टी यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। देखिए आ गया, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, उसका ऑप्शन सही। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड, जो आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड था, वहां ह्यूमंस जब गए, पता ये चला कि जब ह्यूमंस वहां गए, इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड। जब पैसिफिक आइलैंड के ऊपर इंसानों ने कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनी बना के रहना शुरू करा, तो पता ये चला कि वहां से 2000 स्पीशीज बर्ड्स की खत्म हुई। आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है, आईयूसीएन ने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। रेड लिस्ट क्या होती है क्या नहीं होती है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बाद में करेंगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और डॉक्यूमेंट में बताया कि 784 टोटल स्पीशीज जो है, जिसमें 338 इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं, 87 प्लांट्स की स्पीशीज हैं, जो पिछले 500 साल में खत्म हो चुकी हैं। यानी कि टोटल कितनी खत्म हुई? 784, 786 नहीं 84, उतनी खत्म हो गई। और इसमें से कौन कौन सी थी? एक थी 338 वर्टिब्रेट्स खत्म हुए, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स खत्म हुए पिछले 500 साल। लेकिन सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्लूड डोडो, जो कि मॉरिशस का था, क्वागा अफ्रीका का था, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया का था, स्टेरस सीका रशिया का था, और 3 सब स्पीशीज थी, बाली, जावन और कैस्पियन, किसकी? टाइगर। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गई रिसेंटली, अभी जल्दी का मतलब ये नहीं कि अभी कल ही खत्म हुई, मतलब कुछ दिनों पहले ये खत्म हुई, कुछ 10-20 साल पहले। The last 20 years alone have witnessed, 20 साल में ही ये विटनेस कर रहे हैं वो कि 27 स्पीशीज खत्म हुई हैं पिछले 20 साल में।
Careful analysis of records shows that the extinction across taxa are not random. ये नहीं है कि अचानक से extinction होने लगा. Analysis करने में पता चला कि some groups like amphibians appear to be more vulnerable to the extinction. Extinction के लिए ये ज्यादा अभी खतरनाक स्थिति में आ चुके हैं कि अब इनका extinction होने जा रहा है. किसका? Amphibians का. Adding to the grim scenario of the extinction in the fact that more than 15,500 species worldwide are facing to be threat of extinction. ये सारे डेटा है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा. Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species और 32% of all amphibian species और 31% of all gymnospecies in the world face the threat of extinction. थ्रेट, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये खत्म हो जाएंगे. अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आया. देखिए डोडो कहाँ की है? मॉरिशस. क्वाका कहाँ की है? थैलासीन कहाँ की है? स्टेलर सी गाउ. ठीक है, और 3 स्पीशीज, सब स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज नहीं है, सब स्पीशीज हैं. किसकी? टाइगर की. कौन कौन सी? बाली, जावन और कैस्पियन. आइए यहाँ के ऊपर अब क्वेश्चन हमारा इससे मिलेगा. आइए देखिए. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. स्टीलर सी गाउ, रशिया. डोडो कहाँ की थी? अभी आपको पता चल गया. ठीक है, सारी चीजें आपको अभी हमने बताई और यहाँ के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ गए. इसका ऑप्शन है करेक्ट डी. क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट्स और उसी के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए कितनी तेजी से आ रहा है. ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए. IUCN ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रिस्पॉन्सिबल थे रेड लिस्ट के लिए, IUCN, इसने 2004 में एक लिस्ट जारी कर दी थी जिसके अकॉर्डिंग 784 टोटल अभी खत्म हुए पिछले 500 साल. रेड डेटा बुक डील्स विद endangered or extinction, endemic plants, organism showing photoperiodism. या सभी के सभी ए होगा. देखिए फोटोपीरियडिज्म के ऊपर थोड़ी ही कोई काम कर रहा है. एंडेमिक स्पीशीज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है. एंडेमिक मतलब वहीं की रहने वाली, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है. तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, endangered और extinct स्पीशीज के ऊपर. 784. How many species are documented to be extinct? Last 784. 784, 784. और नीचे वाले का सब स्पीशीज ऑफ टाइगर. बाली, जावन और कैस्पियन क्या है? स्पीशीज हैं. ये सब स्पीशीज हैं. सब देखिए यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा, लेकिन ये है सब स्पीशीज टाइगर. क्लियर है? यस सर. ये याद रखने वाली चीजें हैं. अभी तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन जब पेपर में बैठे होंगे तो यही कंफ्यूजन आता है. इसलिए ये क्वेश्चन ढंग से करेंगे. आगे आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे हम पहले कहते थे IUCN, is an international independent organization which provides leadership, common approach and expertise in area of conservation. याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जिनको हम आपको समझा दे रहे हैं. एक और सिमिलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन फॉर नेचर, WWF. याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन फॉर नेचर. और एक और जिसको हम आप लोगों को रेसिंग एक्सटिंक्शन, एक हमने आपको बताई थी वीडियो जिसका नाम है रेसिंग एक्सटिंक्शन, 2015 की डॉक्यूमेंट्री है डिस्कवरी चैनल की. यूट्यूब के ऊपर वैसे आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में, हिंदी में हमारे पास है, हम आप लोगों को दिखाएंगे. उसमें साइटिस वर्ड यूज हुआ. साइटिस क्या है? बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, जैसे मछलियों को मार दिया, चाइना को दे दिया. बड़ी बड़ी मछलियां, वेल और शार्क को भी मार के चाइना की तरफ भेजा जाता है और वो चाइना वाले से बस खा रहे. लेकिन कुछ ऐसी इसकी वजह से वो इंडेंजर्ड हो गई, खतरे में चली गई, वो खत्म होने वाली है, थ्रेट के करीब आ गई वो. तो क्या हो गया, अब उनको बचाने के लिए एक साइटिस ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है कि इसके अगेंस्ट में काम किया जाए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, जिसे हमने कह दिया है CITES, has helped in restricting poaching and losses of rare species. तो जो पोच कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं रेयर स्पीशीज का, उसको ये लगाम लगाती है, ये एक CITES है और यही रेड डेटा लिस्ट में इसको चढ़वाती है. हम आपको दिखाएंगे, जब वीडियो पूरी हम आपको दिखाएंगे, एक दिन पूरा बैठेंगे आराम से बात करेंगे, वहां पे हम आपको ये सारी चीजें समझाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश करे साइटिस के सामने. तब साइटिस ने जो आपकी एक फिश थी जिसे हम
मेंटा रे कहते हैं, और उसको इंडेंजर्ड स्पीशीज में उन्होंने इंक्लूड कराया। खैर आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग इन एनिमल प्रोडक्ट्स। देखिए एनिमल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग इज बिलीव्ड टू हैव सेव्ड द एलिफेंट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अगर आप ट्रेडिंग करने लगे, हाथी दांतों की ट्रेडिंग होती थी, उसके ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया तो हाथी का बचाया गया हाथी को। एस्टेब्लिशमेंट and maintenance of biosphere reserves are helped by UNESCO under its Man and Biosphere Program MAB। देखिए यहां से आपको शॉर्ट फॉर्म जो मिलती हैं और यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, इसीलिए हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना? हाँ ये भी हो गया। ये हाँ आते हैं, देख कह रहे हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड। अब कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के जो इविल क्वाड्रेंट की तरफ चल रहे हैं, कैसे कैसे हमारे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है उसके ऊपर आ रहा है। कह रहे हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, लगभग 3 बिलियन ईयर्स की बात करें, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जब लाइफ आई और उससे डाइवर्स हुई, लगभग 3 बिलियन ईयर से ज्यादा की बात हो चुकी है। उसमें 5 ऐसे एपिसोड थे एक्सटिंक्शन के जो हुए, यानी कि अभी केटी एक्सटिंक्शन हमने आपको बताया, केटी एक्सटिंक्शन कौन सा था जिसमें डायनासोर खत्म हुए थे। तो ऐसे 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं अब तक दुनिया में, जब से दुनिया बनी है और तब से लेके अब तक। लेकिन जो अब एक्सटिंक्शन हो रहा है वो है 6th एक्सटिंक्शन, जो बहुत तेज है। और उसमें और पुराने वालों में फर्क क्या है? जो पुराने वाले थे एक्सटिंक्शन उसमें और अब के एक्सटिंक्शन में फर्क क्या है? छठा जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वो क्या है? द डिफरेंस इज दैट द रेट, इन द रेट। किसमें? ये कितना तेज हो रहा है, ये पिछले वालों से बहुत तेज हो रहा है। द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम। यानी इंसान से पहले जो एक्सटिंक्शन 5 हुए उससे 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज ये एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। Our activities are responsible for the faster rate, और हमारी एक्टिविटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यही एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years। लगभग 100 में से 50, यानी कि लगभग 50% आपकी स्पीशीज जो है वो वाइट आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अगले 100 साल आ जाते हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, अगर किसी रीजन से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया तो क्या होगा? तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस से? क्या क्या हो सकता है? देखिए, मे लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। सबसे पहले तो प्लांट प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। दूसरा, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्रॉट, यानी कि आपकी जो अवस्थाएं हैं आपकी एनवायरमेंट की, उसमें जो है क्या होगा? रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, लोअर रहेगा। यानी कि जो एनवायरमेंट बना हुआ था उसमें कोई भी आगे घुस सकता है, एनवायरमेंट को खराब कर सकता है, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। वेरिएबल हो जाएंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी, हमने कहा अभी आपको कि अगर प्रोडक्टिविटी और ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तब तो हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस होएगा ही नहीं, तो इंक्रीज वेरिएशन हो जाएगा। वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इन सब में वेरिएशन आ जाएगा। अब आती है वो बहुत बड़ी बात, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा? ये 3 चीजें होंगी। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो ये 3 चीजें होंगी। क्या क्या होगा? प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होगा, रेजिस्टेंस एनवायरमेंट के पर्टर्बेशन का नहीं होगा, और इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो जाएगी किसकी? प्रोडक्टिविटी की, वाटर यूज की, पेस्ट की और डिजीज साइकिल की। आपको अगर क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आता है तो ये पॉइंट लिखना पड़ेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट भी चुरा लिए हैं हमने और उन्हीं पॉइंट के ऊपर हम बनाए हैं कंटेंट और क्वेश्चंस। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना है और करना है। याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट को रट्टा मार लीजिएगा। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस,
4 ऐसे लॉस जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, 4 ऐसे मेन कारण हैं जिन्हें हम इविल क्वाड्रेंट कहते हैं। इविल क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे इविल क्वाड्रेंट की उपाधि दी गई है। और वो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। आते हैं सबसे पहले हैबिटेट लॉस क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि आपका जो रहने वाली जगह थी, जंगल था, वहां रहते थे, उसका लॉस हो गया और उसमें से काट काट के वहां कहीं नदियां और नाले निकाल दिए गए, कहीं ग्रासलैंड बना दिए गए कि भाई हमारे चारागाह बनेंगे, कहीं आपने इंडस्ट्रीज लगा दी तो पूरा पूरा काट दे रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है पूरे जंगलों का। तो हैबिटेट लॉस हो रहा है उन जगहों का, उन जानवरों के लिए हैबिटेट में लॉस आ रहा है, और फ्रेगमेंटेशन आप कर रहे हो उसमें ग्रासलैंड बना के बीच में तो फ्रेगमेंट्स हो जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है जंगल। तो ये चीज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। अगर कोई तुमसे पूछे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, तो वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. Tropical rainforest से एक अच्छा सा एग्जाम्पल उठाया गया है कि जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले की बात करी जाए तो वहां 14% जो है वो लैंड के एरिया को कवर करे हुए थे, ऊपर से ढके हुए थे। लेकिन अब क्या रह गया है, 6% से थोड़ा सा ज्यादा ही है, मतलब 7% भी नहीं है। तो पूरा आधे से भी कम हो गया। इतना काट डाला है जंगलों को कि अब लैंड को कवर करने के लिए 6% से भी कम एरिया रह गया है जो वो कवर करेगा। अब यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम लंग ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से हमें 20% ऑक्सीजन मिल जाती है अमेज़न से। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस, इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। अभी अमेज़न के बारे में पहले पढ़ा था कि भाई साहब अमेरिका का है, यहाँ का है, वहां का है, क्या क्या करता है। यहां आ गए अमेज़न की बात कर ली। देखिए अमेज़न के ऊपर पूरा आपका कंटेंट आप लोग इकट्ठा कर लीजिए अलग से ही कि अमेज़न में पहले क्या बात हुई, फिर यहाँ क्या बात हुई, आगे क्या बात होगी, वहां 20% अभी आ जाएगा। तो क्या है, प्लांट एंड हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन फॉर, और इसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया बीफ और कैटल के लिए, बीफ कैटल के लिए, ठीक है। तो सोयाबीन की खेती होना थी इसलिए काट दिया अमेज़न को, और वहां बीफ कैटल्स के लिए ग्रास लैंड बना दिया कि आओ मवेशियों यहां आके चरो और चारागाह तुम्हारे लिए तैयार कर दिए। इसे कह दिया फ्रेगमेंटेशन। ये एक एग्जांपल हो गया। बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज। यानी कि आप कहेंगे साहब ये जो है वो खाली हमारी वजह से नहीं हो रहा कि हमने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, ये कर दिया, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो रहा है, ये भी एक खतरा है, ठीक है। और पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है तो डायरेक्टली हम ही खतरा है, इंसान ही मर जाए तो सब सही हो जाए। आगे आते हैं, व्हेन large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring the territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline। और इसकी वजह से पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी। ये तो हो गई आपकी बात किसकी, सबसे पहले हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की। अब दूसरा आ रहा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मुर्गी रोज एक अंडा देती थी, आपने कहा कि साहब जबरदस्ती है तो 2 देगी, 5 देगी, 6 देगी, फिर कहें ला उसका पेट ही काट के निकाल लें, मुर्गी खत्म। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, व्हेन नीड्स बिकम ग्रीड, जब आपकी नीड जो है वो ग्रीड में आ जाए, जरूरतें लालच में बदल जाए, जरूरतें पूरी होने लगी अब लालच हो गई, नौकरी लग गई, साहब आप प्लॉटिंग करेंगे, नीड बिकम ग्रीड, तब क्या उसे कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। Humans have always depend on the nature for food and shelter. When needs turn to greeds, it leads to over exploitation of natural resources. Many species extinctions in the last 500 years. जैसे स्टेलर सी काऊ की तो बात हो गई थी रशिया की, लेकिन पैसेंजर पिजन भी खत्म हुआ है। What due to over exploitation? ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही खत्म हुए हैं। Presently, many marine fish populations around the world are over harvested. Marine fish जो थी पूरे वर्ल्ड में वो क्या हो रही हैं, ओवर हार्वेस्टेड, उनकी बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग होने लगी। यानी कि
समुद्र से मछलियों को निकाल निकाल के खूब खा रहा है, तो क्या होगा, इन डेंजर हो गई, खतरे में चली गई। अभी जैसे कि हमने आपको बताया मेंटर रे के लिए भी यही था, वो इंडेंजर्ड में चली गई। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, और एक्सटेंशन हो गया कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज का। यहाँ कुछ आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है, कोई बाहर से आ गया और उसने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया, घर में घुस गए और घर के लोगों को ही निकाल दिया। जैसे आपने एक किराएदार रखा बढ़िया सा, कह साहब हमें इससे किराया मिलेगा घर पे, अब कुछ दिन बाद किराएदार ने ही घर पे कब्जा कर लिया, मालिकों को निकाल फेंका। तो यही चीज यहां हुई लेक विक्टोरिया में। देखिए कह रहे व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, कोई भी पर्पस हो, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, वहां की रहने वाली स्पीशीज को क्या होगा, एक्सटिंक्शन कॉज करने लगी। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नाइल पर्च का। कौन है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका की, और वहां की जो उसकी वजह से क्या हुआ, इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश। यानी नाइल पर्च की वजह से चिचलिड फिश वहां से हट गई, कितनी, 200 स्पीशीज चिचलिड फिश की वहां से हट गई इन द लेक विक्टोरिया। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed, जो कि आपकी कौन सी थी, ग्रासेस की, जैसे पार्थेनियम हो गई, लेंटाना और वाटर हाइसिंथ। लेंटाना जो है इसको भी लाया गया था, बहुत बढ़िया उसके फूल हुआ करते थे, भाई साहब इसने भी फैलना शुरू कर दिया है। ठीक, ऐसे ही पार्थेनियम, कैरेट ग्रास आपने पढ़ा है, और वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, कॉर्निया, हम आपको बता चुके हैं, बंगाल का शौक कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को। ठीक है, जलकुंभी। आगे आते हैं, ये तो हो गया एलियन स्पीशीज। और यहां देखिए आपको, यहां हमने दिखा दिया है वहां की रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरिपिनस। ठीक है, इसमें कार्ड होता है। क्लैरिस गैरिपिनस, ये आपका इलीगल अफ्रीकन कैटफिश थी। एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इसको लाया गया, पोजिंग द थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश ऑफ आवर रिवर। देख, ये अफ्रीका की कैटफिश है जिसे क्लैरिस गैरिपिनस है, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट की ये आपकी इमेज डाली हुई, और ये आपके यहाँ की बढ़िया सी फिश है कैटफिश। जब इस फिश को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया तो इस फिश की वजह से हमारी इसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, हमारी इंडिजिनस कैटफिश जो है वो अब बेकार हो रही है। ठीक है, तो एक्वाकल्चर क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता है तो यहां हमने लिख दिया एक्वाकल्चर। Aquaculture is the practice of raising, breeding and harvesting of aquatic organisms such as fish, starfish and aquatic plants in controlled environment for commercial, recreational और public purpose। ठीक है, ये कुछ आपका हो गया क्या, अफ्रीका का भी आपको कैटफिश का मिल गया। लेक विक्टोरिया में कौन डाली गई थी, लेक विक्टोरिया में कौन सी डाली गई थी, नाइल पर्च, जिसने किसको हटा दिया था, चिचलिड फिश को। ऐसे ही यहां अफ्रीका में कौन सी इंट्रोड्यूस करी गई कैटफिश का नाम क्या है, क्लैरिस गैरिपिनस, और इसने क्या करा, हमारे यहाँ की इंडिजिनस कैटफिश को हटा दिया। ठीक, अब लास्ट आता है को एक्सटिंक्शन। हमने अभी तक 4 इविल क्वाड्रेंट, इविल मतलब क्या होते हैं, बुरे, क्वाड्रेंट मतलब 4 बुराइयां हैबिटेट लॉस की। क्या थी, सबसे पहला हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की, पहला था हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और चौथा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब जो को इवॉल्व हुए वो को एक्सटिंक्ट हुए। जैसे कोई चीज साथ साथ बड़े हैं, दोनों साथ साथ, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हाँ यक्का और मॉथ। तो ये मॉथ जो है वो यक्का प्लांट के ऊपर जाके अंडे देता था और यक्का प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता था। अगर मॉथ मर जाएगा तो यक्का अपने आप मर जाएगा, तो इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन, एक साथ खत्म हो जाना। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it is obligatory will also become extinct। यानी कि अगर कोई स्पीशीज डिपेंड है, जैसे मान लो तुम मान लो किसी फर्म में काम करते हो और वो फर्म जो है वो खत्म हो गई। जब वो फर्म खत्म होएगी तो उसके साथ साथ तुम भी तो खत्म हो गए। अब भाई तुम्हें काम करना, तुम्हें कुछ और आता ही नहीं था, उसी फर्म पे तुम डिटरमाइंड थे, उसी को तुम काम कर रहे थे, तुम्हें उसके अलावा कोई और काम आता ही नहीं था। तो जब वो फर्म खत्म हुई तो फिर तुम्हारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। तो क्या हुआ, को एक्सटिंक्शन, एक साथ खत्म होना।
ठीक है। और को इवोल्यूशन, अगर फर्म इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो तुम भी उसी के साथ साथ बढ़ते चलेगे, पैसा तुम्हें मिलता चलेगा, तुम भी इवॉल्व करोगे, तो इसे कहते हैं को इवोल्यूशन। यहाँ को एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, तो कह रहा है कि अगर कोई स्पीशीज किसी के ऊपर डिपेंड है, एनिमल या प्लांट के ऊपर, तो उससे एसोसिएटेड स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। व्हेन होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट्स द सेम फेट। यानी कि जो पैरासाइट है वो भी खत्म हो जाएगा, अगर होस्ट खत्म हुआ तो पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर टेपवर्म पल रहा है, अब तुम मर गए तो टेपवर्म कहां से बचेगा, टेपवर्म भी तो मर जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? होस्ट खत्म तो पैरासिटिक स्पीशीज भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर, म्यूचुअलिज्म, जो म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था, यक्का और मात वाला, जैसा कि आपने बताया, वो भी खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं, जल्दी से आप खत्म करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया था, अब आगे ही बचे हैं क्वेश्चंस। द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या इम्पैक्ट है? 3 बातें बताई थी। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लेरेशन आ जाएगा। लोअर रेजिस्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट पर्टर्बेशंस आ गया, ये भी सही है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस, वेरिएशन आने लगेगा, जैसे प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, पेस्ट में और डिजीज साइकिल में, ये भी सही है। यस का मतलब क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब नेचुरल एक्सटिंक्शन? नेचुरल एक्सटिंक्शन को कौन सी चीजें डिस्क्राइब करती है? एक्सटिंक्शन एबिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी जो इंसानों की एक्टिविटीज के द्वारा बढ़ाया जा रहा है एक्सटिंक्शन, उसकी बात करें तो वो है नेचुरल एक्सटिंक्शन। क्या इंसानों की एक्टिविटी? स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है एग्जिस्टिंग स्पीशीज, ये बात सही है। और स्लो और को एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ये भी बात सही है। तो क्या आ जाएगा? सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं आगे। इविल क्वाड्रेंट रिलेटेड टू 4 मेजर कॉज, कौन कौन से होते हैं? बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इसमें इविल क्वाड्रेंट आपको 4 बताए थे, कौन कौन से थे? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। अब इसमें कौन सा आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ही तो थे वो, है ना? सर लॉसेस के बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए था। ठीक है, रीड द गिवन स्टेटमेंट और बताना है आपको सही बात। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्टली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। इंडिया से बहुत तेजी से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहा है। नो वैल्यूज अटैच्ड टू दिस फॉरेस्ट बिकॉज देयर आर पुअर बायोडाइवर्सिटी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक, आ जाते हैं इधर, अगला बताइए। इन्वेसिव, An exotic species introduced into new area spread rapidly and eliminates native species. क्या कहते हैं? Invasion. Alien species invasion. Invasive species हो गई वो, है ना? अगला, which of the following fish lead to the extinction of an ecologically unique assemblage? More than, कौन सी थी? Nile perch, जिसने चिचलिड फिश को हटाया था, है ना? समझ में आ गया? आगे देखिए। Exotic species which when introduced in India become notorious, जब इंडिया में लाया गया और notorious हो गया। लेंटाना हो गई, पार्थिनियम हो गई, कॉर्निया, तीनों। Which of the following fish is illegally introduced? कौन सी थी? क्लैरिस गैरिपिनस, इसको इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया था और उसने, ये अफ्रीकन कैटफिश थी, इसने इंडियन कैटफिश को हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया। और देखते हैं आगे। हाँ, आगे देखिए। नेचर कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन आर, सर डी होगा इसका, सारे होंगे। ठीक है, when a species become extinct, the plant and animal species associated with is obligatory way to extinct, यानी जो उसके साथ में है वो भी खत्म हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्शन। क्लियर है? चलिए आगे, आगे भी कुछ है? चल, अब यहाँ पे हमारा पूरा आज का टॉपिक खत्म होता है और अगली वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें,
शेयर कर लें और कमेंट्स करते रहें, जो कुछ भी ना समझ में आए पूछ लें। हैव अ नाइस डे।